हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और आज मैं आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, जो कि हाल ही फिलहाल हुआ है, उसके 70 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अच्छे तरह से समझ पाए कि आपका बोर्ड का पैटर्न कुछ इससे मिलता जुलता है। जैसा कि मैं आपको बता भी दूं कि नए एनसीईआरटी के अंतर्गत तो आपके चैप्टर एलिमिनेट किए गए हैं, बट अभी भी बिहार बोर्ड उन चैप्टर से क्वेश्चन कर रहा है, जैसा कि आप लोगों को सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस सेंटअप एग्जाम के थ्रू हम समझेंगे कि हमारा केमिस्ट्री का पैटर्न कैसा रहने वाला है और कैसा क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके अंतर्गत। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास अभी इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 का जो पेपर हुआ है, उसका रसायन शास्त्र का पेपर हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर 70 क्वेश्चंस हैं और किस किस चैप्टर से है मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, चैप्टर सहित बताऊंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो जुड़े रहेंगे इस सेशन के साथ और देखते रहेंगे इस पूरे डिटेल्स में। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, यह है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में बेब्रिस जालकों की संख्या होती है। देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 है, ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था से पूछा गया क्वेश्चन है बउआ। अगर आप नए एनसीईआरटी को देखोगे तो ठोस अवस्था एलिमिनेटेड है। और चूंकि रफ एंड टफ बिहार बोर्ड का जो नया सिलेबस भी आया हुआ है 2024-25 का, उसके अंदर से ठोस अवस्था को क्या किया है, हटाया हुआ है। हाँ, बाकी और चैप्टर्स को रखे हैं, बट ठोस अवस्था को हटाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेंटअप एग्जाम के अंतर्गत कि ठोस अवस्था से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बेवरिस जालकों की संख्या होती है, तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि कुल जालक की संख्या जो होती है बउआ, वो 7 होती है। जालक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और इन सातों से अलग अलग बनता है, जिनकी कुल संख्या आपकी 14 होती है। पहले तो 7 था जालक। जो अगर मैं मूल तंत्र जालक की बात करूं तो मूल तंत्र जालक आपके कितने होंगे? 7 होंगे। लेकिन उसके बाद इन्हीं से अलग अलग बन के जो साइंटिस्ट बेवरे ने बताया था, तो उसके हिसाब से टोटल कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 14 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। यह भी बउआ हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठोस अवस्था, उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ठोस दो तरह के होते हैं, जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस का गुण पूछ रहा है कि नहीं है। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या है? पहला बोलता है विषम दैशिकता। विभिन्न दिशाओं में समान गुण को कहा जाता है विषम दैशिकता। दूसरा है सुस्पष्ट गलनांक, जिसको बोलता है निश्चित एंड अस्पष्ट गलनांक। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस का यह भी एक गुण होता है। तीसरा दिया है निश्चित ज्यामिति और आकृति। बिल्कुल, जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकृति बिल्कुल क्या होती है बउआ? निश्चित होती है, उनकी आकृति बदलती नहीं है। इसी को कहा जाता है जालक। ये जो आपको घन दिखाई दे रहा है, यह घन ही क्या कहलाता है? जालक कहलाता है। तो यहां से आपके देख रहे हो कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यानी विभिन्न दिशाओं में समान गुण रखता है, बिल्कुल रखता है। सुस्पष्ट गलनांक बिल्कुल होता है। क्या निश्चित ज्यामिति? हाँ, बिल्कुल होती है। तो क्या नहीं होता है? उच्च अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक तरह से मान के चला जाता है। तो वरना ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन देखोगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया है बेहतर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उच्च अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, काय केंद्रित घनाकार।
अगर यहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बउआ आप एक बार जाके इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में दिया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहां से आप समझ सकते हो कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है बीसीसी कोष्टिका के बारे में। कह रहा है कि बीसीसी कोष्टिका में पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग प्रभाज होता है, बताया गया होगा। मैं एक बार फिर से लिख दूं, आपको बता दूं कि एसएसी सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर पैकिंग इफिशियंसी होती है 52, बीसीसी के अंदर पैकिंग इफिशियंसी होती है 68 और एफसीसी के अंदर आपकी पैकिंग होती है 76। इस तरीके से ये चलता है, 52, 68, 76, 72 भी देता है ना। इस तरीके से ये चलता है। तो बीसीसी के अंदर कितना आया आपका 68%। देख लो यहां से 0.68 यही होगा आपका, क्योंकि परसेंटेज लगाओगे तो नीचे 100 जाएगा, तो 68 का 100 करोगे तो 0.68% आएगा। यही होता है आपकी बीसीसी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी, विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए बीले की मोलों की संख्या। बउआ अगर मैं बताऊं तो सबको देख लेते हैं। मोल प्रभाज अनुपात होता है, मोल प्रभाज अनुपात होता है किसका? अगर बीले की बात की जाए तो बीले का, लेकिन नीचे रहता है बिलियन। नीचे क्या रहता है? बिलियन। लेकिन इसमें किसकी बात किया हुआ है? विलायक की। इस क्वेश्चन के लिए उसने विलायक को पूछा है। अगर बात की जाए ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो बउआ ये क्वेश्चन है आपका बिलियन चैप्टर का। बिलियन से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं मोलरता। मोलरता के अंदर भी बउआ बीले का मोल होता है और नीचे में होता है बिलियन का आयतन। नीचे में क्या होता है? बिलियन का आयतन। तो मोलरता को देख लेंगे। मोलरता क्या होता है? तो बउआ ऊपर में होता है बीले का मोल जो कह रहा है, लेकिन नीचे में होता है विलायक का द्रव्यमान। तो यानी यही तो है, द्रव्यमान को किस में सूचित करते हो? केजी में। और दिया भी है क्वेश्चन के अंदर क्या? विलायक। कि विलायक के इतना अंदर बीले की मोल, मतलब क्या आंसर हो जाएगा? मोलरता। आप अगर थोड़े थोड़े चीजों को एनालाइज करोगे, एलिमिनेट करोगे, तो आपका आंसर बनता हुआ नजर आएगा, दिख जाएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसको मैं ये कह दूं कि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हमको लगता है कि ऐसा एकाध साल ही होगा जब ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा आपके बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अणु संख्य गुणधर्म, अगर मैं बात करूं अणु संख्य गुणधर्म, तो उसको मैं लिख ही देता हूं फिर से आपके सामने। अणु संख्य गुणधर्म होता है, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पहला। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। और चौथा परासरण दाब, परासरण दाब। ये होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो इन चारों को ढूंढ लेना है, इसके अंदर कौन है। घनत्व नहीं है, क्वथनांक में उन्नयन जी यही है, यही हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। तो आप एक एक चीज को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ देखोगे तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होता हुआ नजर आएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये सारी बातें हम जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो बेटा हर एक साल पूछा हुआ है।
हर एक साल पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो दिया है ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है आइए समझते हैं जरा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है। आदर्श विलयन कहता है होता क्या है। पहला, जो राउल्ट का नियम का पालन करे, राउल्ट के नियम का पालन करे। दूसरा, जिसका आयतन मिश्रण शून्य हो और जिसका ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो, मतलब कोई भी चीज बदले नहीं। अगर मैं 1 लीटर और 1 लीटर लेके फेंटू तो हमारे पास 2 लीटर का विलयन तैयार होना चाहिए। ये कहता है आदर्श विलयन। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप याद कर लो बेटा। इथेनॉल का पानी के साथ मिश्रण आदर्श है। क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ, दिस इज एसीटोन, एसीटोन के साथ मिश्रण आदर्श विलयन है। और बेंजीन के साथ टोलुईन, ध्यान से देखोगे ये बेंजीन है ये टोलुईन है। बेंजीन कुछ इस तरीके से बनेगा और टोलुईन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बेंजीन के साथ टोलुईन का मिश्रण आदर्श है। तो क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन आदर्श विलयन है। अरे ये भी आदर्श है, ये भी आदर्श है, ये भी आदर्श है। ऑप्शन कौन है भाई, कहां से मारेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। तो वो है बेटा ये HNO3 का जल, क्योंकि जब HNO3 को जल में फेंटोगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन बंध, और इसके वजह से या तो क्वथनांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या इसका आयतन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जब ये घटने बढ़ने लगे तो हम समझ जाएंगे कि वो आदर्श नहीं है, वो अनादर्श विलयन का उदाहरण हो जाएगा। तो यह है अनादर्श विलयन का उदाहरण। इसका मतलब यहां क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3-3 गो सही है, किसको मारोगे, है ना। तो ये तो सेंटअप एग्जाम था इसलिए थोड़ा सा गलत कर दिया है, अन्यथा ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्या है, सही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन बउआ बिलियन का है, ये भी क्वेश्चन हमारा बिलियन का है। कह रहा है 25 डिग्री ताप पर निम्न में इतना मोल घोल, घोल का मतलब बिलियन, का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। जब भी किसी का अणुसंख्य गुणधर्म आपको जानना है, देखना है, समझना है, तब बउआ आपको एक बात समझनी होगी, वो है आपका वेंट हॉफ गुणांक। वो क्या है, वेंट हॉफ गुणांक। तो जब वेंट ऑफ गुणांक कहता क्या है कि वेंट ऑफ गुणांक जो होता है वो समानुपातिक होता है आयन के, आवेश की, आयन की संख्या का। जिसका संख्या सबसे ज्यादा उसका वेंट हाफ गुणांक ज्यादा, तो उससे बनने वाले सारे के सारे अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होते हैं। तो देखो यहां पे बनाओ, यहां पे बनाओगे तो एगो तुम्हारा Ca2+ और 2Cl-, टोटल कितना, 3 गो। यहां पर ग्लूकोज का 0 होता है, यूरिया का 0 होता है, KCl का एगो K+, एगो Cl-, मतलब कई गो, 2 गो। तो सबसे ज्यादा आयन की संख्या किसमें है, CaCl2 में है। तो अगर CaCl2 में है तो CaCl2 का ही परासरण दाब सबसे क्या होगा, अधिक होगा। अगर आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे देखा होगा, वही पैटर्न लगा के यहां पर मैं फॉलो करा रहा हूं आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक फैराडे की विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। एक फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम्ब आवेश। अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर 2 फैराडे जब लेता है, 2 फैराडे, तो एक कॉपर मुक्त करता है, और एक कॉपर का आयतन होता है 65 ग्राम, या मैं कहूं तो 63 ग्राम। 1 दूनी 32 तो 63 ले लेता हूं, 63 ग्राम, ठीक है। अब यहां पे समझना है कि ये 2 फैराडे है, 2 फैराडे करोगे तो कॉपर कितना मुक्त होगा, 63 ग्राम। लेकिन तुम कितना दे रहे हो,
एक फैराडे दे रहे हो, तो अगर एक फैराडे दे रहे हो तो दो में इतना, तो एगो में तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो 31.5 ग्राम यही मुक्त करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 31.75 ग्राम, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम्म देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक सेल है, रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल ई एम एफ क्या होना चाहिए। तो बेटा ईएमएफ अगर धनात्मक हो, ईएमएफ अगर धनात्मक हो तभी आपका सेल कार्य करता है, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। तो दिया है क्या होना चाहिए, तो आपका ईएमएफ धनात्मक होना चाहिए, तभी आपकी विद्युत रासायनिक सेल आपकी काम करती है, अन्यथा काम नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है, जिंक के लिए दे दिया है ये, और आयरन के लिए दे दिया है ये, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला कैसे जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए कहता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, मानक है तो नॉट लगा लो, और ये हो जाएगा यहां पर ई सेल। तो हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये जिंक जो है वो कैथोड पे है कि आयरन जो है वो कैथोड पे है, क्योंकि दोनों को तो एक ही तरीके से लिखा हुआ है और लिखता भी है एक ही तरीके से। तब क्या होता है कि तब हमें यहां पर आकर रिएक्शन देखना होगा, यहां पर आकर हमें क्या देखना होगा, रिएक्शन देखना होगा। जब रिएक्शन देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि एफी किस में है, तो एफी है 2+ में, और इसका मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिया और किस में चला गया, एफी में। और जिंक कैसे है, जिंक है जेड में, और Zn2+ में बन गया है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया है। तो अब इस रिएक्शन को आपको समझना होगा, इस रिएक्शन से, इस अभिक्रिया से। तो देखो जी, अगर इलेक्ट्रॉन उत्पाद की तरफ तो होता है ऑक्सीकरण, होता है ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन अभिकारक की तरफ तो होता है अपचयन। हम क्या बोलते हैं उसको कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब आपको पता है ट्रिक है इसका, ए आ ओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, यानी जिंक क्या है हमारा, जिंक क्या है हमारा, जिंक है हमारा एनोड, और आयरन क्या है हमारा, आयरन है हमारा कैथोड। देखो यहां से मिला, जब इसका रिएक्शन आपने देख कर लिखा तब जाके आपको मिला। तो जिंक मिल गया एनोड, तो एनोड की वैल्यू कितनी दी हुई है, दी हुई है यहाँ पे 7.6 में माइनस, और आयरन है आपका कैथोड तो 0.41, जब घटाओगे बउआ तो आएगा -35 में, और इसी को आपको ढूंढना है। तो देखिए आंसर में आपका माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है, दोनों चीज दिया हुआ है। तब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये होगा माइनस में, प्लस में नहीं होगा। ये अभिक्रिया आपको बता रहा था कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा और कौन सा हमारा कैथोड बनेगा। तो इस अभिक्रिया को आपको दिमाग में रखनी थी और इस तरीके से लेकर चलना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जंग है, जंग क्या है, पाउडर है, फेरस ऑक्साइड है, या फेरिक ऑक्साइड है। जंग है, जंग क्या है इसको बतानी है आप लोगों को। तो बेटा जंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है, जंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। देखिए जंग जो है,
ये है तुम्हारा, सॉरी फेरस ऑक्साइड होता है, ये है तुम्हारा Fe3O4 और ये है तुम्हारा Fe2O3। देखो जहां पर Fe3 आ जाए उसका नाम होता है फेरिक, और जहां पे तुम्हारा Fe2 आ जाए वो होता है तुम्हारा फेरस। तो तुम्हारा फेरस ऑक्साइड होता है जंग, क्योंकि जब जंग लगता है तो उसके ऊपर Fe2O3 की एक परत जमने लगती है, टूटने लगती है, तो फेरस ऑक्साइड है तुम्हारा, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये भी हो सकता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक नहीं होता है, फेरस होता है, ये होता है Fe2O3 इंटू H2O, ये होता है, तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। हाइड्रेटेड तो लगाया है लेकिन फेरिक कर दिया है, हाइड्रेटेड लगा के फेरिक कर दिया है ना। जरा देखेंगे क्वेश्चन को फिर से। जंग है हमारा, जंग है ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि पानी है ना बेटा, तो सबसे बड़ी चीज समझनी है। देखिए यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि अगर पानी है ये बिल्कुल सूत्र होता है जंग का, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि Fe2O3 तो होता है, इसमें एक से H2O भी होता है, और H2O को हम नाम देते हैं हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेटेड दिया है यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो जंग है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेतु लवण में, यानी लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, KCl का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड अगर अगर विलयन, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, KCl। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए, लवण सेतु में KCl का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, याद रखेंगे बउआ, वेग स्थिरांक को K से सूचित किया जाता है, और वेग स्थिरांक केवल एक ही बात पर निर्भर करता है, और वो होता है ताप, और किसी चीज पर यह निर्भर करता ही नहीं है सिवाय ताप के। ताप बढ़ाने घटाने से वेग स्थिरांक बढ़ता घटता है, बस इतना दिमाग में रखना है, ताप पे निर्भर करता है। तो देख लो इसके अंदर कहाँ है, तापक्रम यहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने पढ़ा ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बेटा केमिकल काइनेटिक्स के हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई, पहले समझेंगे ना कि अभिक्रिया की दर होती क्या है। अभिक्रिया की दर होती है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा में परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन होने में लगा समय। तो समय के लिए तो सेकेंड, सांद्रता के लिए पता है मोल पर लीटर, और नीचे में भी क्या है सेकेंड, तो यहां से बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, सी आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला अगर जानते हैं तो आपको बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हैं। अरे ये फंस कैसे गया जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन भिन्नाक हो सकता है, यानी भिन्न में हो सकता है। तो भिन्न कहने का मतलब दो ही चीजें, या तो अभिक्रिया की कोटि या तो अभिक्रिया की आणविकता, और तो कोई है नहीं, ये है नहीं, इन दोनों में देखना है। तो अभिक्रिया की कोटि केवल बउआ एक होती है, दो होती है, और हार्डली थ्री होती है। इससे इन तीनों से कोई दूसरा चीज होता ही नहीं है। तो अभिक्रिया की कोटि है तो कुछ भी हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। 15 का आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि।
ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर मिस फॉल्ट हो गया है, पीछे आ गए हैं हम लोग, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने कर लिया था। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16, चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन। तो विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रो, और कणों का गमन का मतलब होता है कण संचलन। कण संचलन, तो इलेक्ट्रो कण संचलन मतलब वैद्युत कण संचलन, यही ना नाम होगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत के द्वारा अगर कोलाइडी कणों में गमन होता है तो उसे बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। यही समझना है, वैद्युत कण संचलन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वैद्युत कण संचलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि भौतिक अधिशोषण में, ध्यान से समझेंगे बेटा, इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि इसके अंदर 70 क्वेश्चंस है और देखेंगे कि आप कितना क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो समझो कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे पैमाने पे तैयारी की हुई है, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो भौतिक अधिशोषण होता क्या है इसको समझ लेते हैं। कहता है कि एक होता है अधिशोषक, अधिशोषक, और इस पर कोई दूसरा आकर बैठता है तो जिसको कहा जाता है अधिशोष्य, उसे कहा जाता है अधिशोष्य। तो बउआ ये तो एक अपने आप में कुछ ना कुछ है, कोई पदार्थ है और दूसरा पदार्थ इसके ऊपर आकर बैठेगा, तो दो पदार्थों के बीच में लगने वाले बल को कहा जाता है वंडर वाल बल। आ रहा बात समझ में? तो देख लेंगे किस तरीके का कार्य है। तो बउआ वंडर वाल्स बल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल बेसिक्स बातों को ध्यान में रखना है हमारा क्वेश्चन का आंसर, और इसी तरीके का ही क्वेश्चंस बोर्ड में देता है बेटा। बहुत ज्यादा आपको डराता नहीं है बोर्ड में, ऐसा नहीं है कि आप इतना डर जाओ कि आपसे क्वेश्चन ही नहीं होता है। बस आप पहले से डरे होते हो जिसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, अन्यथा बोर्ड का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, बहुत आसान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एंजाइम है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एंजाइम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कह रहा है एंजाइम है, तो अगर एंजाइम का परिभाषा देखोगे तो यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर हमारे शरीर में बेटा एंजाइम्स नहीं होते तो जो हम खाना खाते हैं वो खाना 500 सालों में पचता। मतलब यूं कहूं कि मान लीजिए कि मेरी उम्र 1 साल है, अगर अच्छे तरीके से मैं बात करूं, मेरी उम्र 1 साल है और आज मैंने कुछ खाना खाया, तो यह खाना पचने में ना मैं 50 साल का हो जाता, मैं 50 साल का हो जाऊंगा, तब यह खाना पचता और मुझे भूख लगती। ये तो एंजाइम ही होते हैं जिनके वजह से हमें 2 घंटे 3 घंटे के बाद भूख का एहसास हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में अच्छे एंजाइम्स आ रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से आपका सारा ऑर्गन्स काम कर रहा है। तो कह रहा है एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, नहीं नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। लिपिड, नहीं बिल्कुल नहीं होता। प्रोटीन, हाँ एक तरह से कह सकते हो प्रोटीन, लेकिन वो भी प्रोटीन वैसा नहीं होता। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। एंजाइम को एक तरह से प्रोटीन कहा जाता है, बट अभी के लिए वो प्रोटीन नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो हम उसे इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, क्लास 11th के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हुए नजर आते हो इस तरीके का क्वेश्चन को।
कह रहा है कि वह पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर दे वो कहलाता है। तो जो भी पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वो होता है वैद्युत अपघटय। वो होता है वैद्युत अपघटय। जैसे ही किसी के विलयन में जल के अंदर अगर आप वैद्युत अपघटय डालते हो वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, उसके ऊपर कुछ रखोगे वो फटाक से नीचे चला जाएगा। तो वैद्युत अपघटय मिला देने से किसी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लियोफिलिक कोलाइड नहीं है। लियोफिलिक, देखो लियो का मतलब होता है, लियो का मतलब होता है जल, और फिलिक का मतलब होता है घुलना। घुलना मतलब जो जल में क्या हो जाए, घुल जाए। तो कह रहा है कि जल में घुलने वाला कोलाइड नहीं है, मतलब उसको जल में डालेंगे तो वो अलग रहेगा, कोलाइड अलग रहेगा और जल अलग रहेगा, वो जल में घुलेगा नहीं। तो ये चार तरह के हमारे पास कोलाइड हैं, गोंद, खून, कोहरा और दूध। कौन है जो क्या लियोफिलिक है। तो बउआ पहला जरा दूध को देखो, तो दूध को तुम पानी में डालते हो तो पानी अलग दूध अलग हो जाता है, पता नहीं चलेगा। जितना मन उतना पानी डाल दो, ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कौन क्या है। तो ये ध्यान दो कि दूध तुम्हारा कैसा हो जाएगा, फिर लियोफिलिक हो जाएगा, हमें नहीं ढूंढना है। खून, खून कब, जब एकदम ताजा ताजा है उसके अंदर पानी डालोगे तो खून के कलर का ही होगा, हल्का हल्का ये होगा। ऐसा नहीं कि खून अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। खून में पानी डालोगे तो पानी उसके अंदर मिक्स हो जाता है, मतलब खून भी तुम्हारा एक तरह से क्या है, लियोफिलिक कोलाइड है। अब बचा गोंद। तनी आज के जमाने के बच्चे ने देखे होंगे कि नहीं, लेकिन गोंद जो है ना बेटा, पहले के जमाने में एक ऐसा ब्लू कलर का डिब्बा आता था, है ना, ऐसा ब्लू कलर का डिब्बा आता था जिसके अंदर गोंद भरा होता था। कहां पर, पोस्ट ऑफिस में। अक्सर ये आपको देखने को मिलता था पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, जहां पर टिकट का जमाना होता था, चिपकाकर आप भेजा करते थे। उस गोंद के अंदर आप पानी डाल दो, आपको पता ही नहीं चलेगा, पानी दिखाई नहीं देगा। मतलब गोंद भी एक तरह से कैसा है, लियोफिलिक है। तो है क्या फिर, कोहरा। कोहरा ही ऐसा है जिसके अंदर पानी नहीं है। अगर धुआं कोहरा है, पानी तो पानी डालोगे तो पानी नीचे आ जाएगा, कोहरा ऊपर रह जाएगा, उसके अंदर को पानी मिक्स नहीं होगा। तो कोहरा हमारा ऐसा कोलाइडी बिलियन है जो कि लियोफिलिक नहीं है। तो कैसा है, तब इसको हम बोलेंगे कि यह लियोफोबिक है, लियोफोबिक है, फोबिक, लियोफोबिक कोलाइड है। कोलाइड दो तरह के होते हैं, लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो लियोफिलिक तो हमने सीख लिया कि जल में घुल जाएगा, तो लियोफोबिक जो जल में नहीं घुलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है बुआ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। धातु कर्म का चैप्टर एलिमिनेटेड है लेकिन दे दिया है, देख लो। धातु कर्म से तत्वों का निष्कर्षण, धातु कर्म तत्वों का निष्कर्षण से है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गालक का बात कर रहा है, गालक। कह रहे हैं, अयस्कों के प्रगलन में गालक का कार्य क्या है, गालक आप क्यों डालते हो। तो बउआ प्रगलन एक विधि होती है, इस प्रगलन विधि में जब हमें अशुद्धि नजर आती है, अशुद्धि नजर आती है, और ये अशुद्धि दो तरह की होती है, या तो अशुद्धि अम्लीय होगी या तो अशुद्धि क्षारीय होगी। तो मान लेते हैं कि अशुद्धि अगर अम्लीय है तो इसमें कोई क्षार मिला देंगे तो यहां पे बन जाएगा धातु मल दोनों से, और यह क्षार ही क्या कहलाएगा, गालक कहलाएगा। अगर आपने क्षारीय लिया अशुद्धि को तो आप अम्ल मिलाओगे, तब पर भी यहाँ क्या बनेगा, धातु मल बनेगा। तो यह अम्ल किसका कार्य करेगा, गालक का। गालक समझ में आया। अशुद्धि के अपोजिट नेचर वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, गालक। तो कह रहा है कि गालक का कार्य क्या है, अशुद्धियों को दूर करना।
अशुद्धियों को दूर करना। अगर अम्लीय अशुद्धि है तो क्षार मिला दो, अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करेंगे और बाहर हो जाएंगे धातु मल के रूप में। तो ये तुम्हारा अशुद्धि को क्या करता है, अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, थर्माइट विधि में अवकारक होता है। अवकारक को हिंदी में कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है अक्सीकारक। अक्सीकारक है ना, अक्सीकारक अपचायक, तो उसी तरीके से अवकारक है तुम्हारा अक्सीकारक की तरह कार्य करता है। कहता है कि थर्माइट विधि में कौन है, तो थर्माइट विधि में केवल एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है अवकारक के रूप में। आ रहा बात समझ में? अवकारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम का। थर्माइट, थर्माइट विधि को भी जान लेते हैं। थर्माइट क्या है, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब होता है उष्मा, उष्मा का मतलब होता है ताप। यानी जहां पर हम ताप के द्वारा गर्म करके जब धातुओं को, तत्वों का निष्कर्षित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं थर्माइट विधि। और उसके अंदर हमें क्या लेना होता है, एल्युमिनियम एज अ अवकारक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कापर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क के होता है। तो कापर का होता है कापर पाइराइट, याद कर लेंगे, फेमस है। कापर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, यही होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र, तो यही है। कॉपर ग्लांस है तुम्हारा, इसका भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, Cu2S कॉपर ग्लांस है ना। तो ये तुम्हारा कॉपर पाइराइट जो होता है, इसी से धातु, कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस धातु को उसके अयस्क से अभिक्रिया करके सोडियम सायोनाइड का तनु विनियन, NaCN, यही है सोडियम साइनाइड। और इसको तुम्हें बताया गया होगा मुक्त धातु, मुक्त धातु में होता है Au और Ag, तो बेहतर होता है किसके लिए, Ag के लिए। Au तो दिया भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर Ag। वैसे इसके अंदर PT भी दिया हुआ है बउआ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, मतलब है ना, क्योंकि ये NaCN में 3 गो आता है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों आते हैं। प्लेटिनम को भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका क्या, सिल्वर ही आता है, तो हम सिल्वर को लेकर चलेंगे, सिल्वर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, बताया होगा बेटा। अमोनिया के अंदर अगर H2SO4 डालोगे तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, तो अलग ही नहीं होगा। P2O5 डालोगे तो अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा। कैल्शियम डालोगे तो अमोनिया तुम्हारा निकल जाएगा और यहां से CaOH ट्वाइस बन जाएगा। मतलब किससे, CaO से, चूना से, CaO से तुम क्या करोगे, अमोनिया गैस को शुष्क करोगे। ये बताया गया है, आपको सिखाया गया है, अगर नोट्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस अणु का सूत्र होता है, फास्फोरस अणु का सूत्र मैं कुछ का लिख कर दिखा देता हूं। जैसे आपको फ्लोरीन बहुआ कैसे दिखाएगा, F2 के रूप में, क्लोरीन का सूत्र Cl2, ब्रोमीन का सूत्र Br2, आयोडीन का सूत्र I2, नाइट्रोजन का सूत्र N2, ऑक्सीजन का सूत्र O2, फास्फोरस का सूत्र P4, सल्फर तो तुम्हें S2 से S20 तक दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये दिखाई देते हैं अणु के रूप में। तो पूछा है फास्फोरस, फास्फोरस किसके रूप में, P4 के रूप में दिखाई देता है, ये है इसका राइट आंसर P4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील, कम वाष्पशील का मतलब होता है जिसका क्वथनांक, क्वथनांक ज्यादा हो, क्वथनांक ज्यादा हो। कम वाष्पशील का मतलब क्वथनांक ज्यादा हो। तो बउआ
क्वथनांक का देख लेते हैं, क्वथनांक किसका ज्यादा होता है। तो कह रहा है कि क्वथनांक उसका ज्यादा होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। क्वथनांक उसका ज्यादा होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो देख लेंगे, क्या यहाँ पर नहीं, क्या यहाँ पर नहीं, क्या यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा H2O। अब पता कैसे चलेगा कि सर किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कहता है कि हाइड्रोजन जब फोन करेगा, हाइड्रोजन जब फोन करेगा यानी फ्लोरीन के साथ दिखाई दे, ऑक्सीजन के साथ दिखाई दे और नाइट्रोजन के साथ दिखाई दे। फ्लोरीन के साथ HF बनाता है, ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है और नाइट्रोजन के साथ NH3 बनाता है। ये तीनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। देखिए अभी मैंने आपको बताया और आपको पता भी चल गया। नाइट्रोजन के साथ है, बनाता है। ऑक्सीजन के साथ है, बनाता है। HF के साथ है, बनाता है। HCl यहां नहीं बनाता है, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था, एगो से अधिक नहीं, केवल एक। और मैंने बताया होगा जब कोई तत्व अपने मूल्य अवस्था में हो, तत्व अपने मूल्य अवस्था में हो या मैं बोलूं मुक्त अवस्था में हो, तो जब तत्व अपने मुक्त अवस्था में होता है तो वह जीरो दिखाता है। तो अभी जैसे आपको दिख रहा है तो सारे के सारे तत्व कैसे हैं, मुक्त अवस्था में, मतलब सब पर ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, शून्य होगा। सब पर ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, शून्य होगा। तो कह रहा है कि शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक, बदल बदल के नहीं, एक। तो बउआ इसके अंदर केवल फ्लोरीन है जो ऑलवेज -1 दिखाता है। कब, संयुक्त अवस्था में, जब किसी यौगिक के साथ लगा हो। संयुक्त अवस्था में यह -1 दिखाएगा हमेशा, इससे बदलने वाला नहीं है। क्या क्लोरीन बदलता है सर, बिल्कुल बदलता है। +3 भी दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा, +7 भी, जस्ट ये भी, जस्ट ब्रोमीन और आयोडीन सब दिखाएंगे। लेकिन फ्लोरीन हमेशा हमेशा या तो 0 दिखाएगा और नहीं तो केवल और केवल -1 दिखाएगा। यह है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बउआ, फ्लोरीन बन जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है XeF2 की संरचना। तो अगर XeF2 को बनाओगे तो जेनॉन है, जेनॉन के अंदर आखिरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है। 2 2 4, 3 3 6, एगो यहां ले लो, एगो यहां ले लो। अब लगा दो यहां से तुम फ्लोरीन, अब यहां से लगा दो तुम फ्लोरीन। तो देख लो फ्लोरीन फ्लोरीन कैसा संरचना बन रहा है, बिल्कुल एक रेखा की तरह, रेखा की तरह तुम्हें संरचना सीधे सीधे दिखाई दे रही है। तो कैसा बन जाता है, रैखिक। कैसा बन जाता है, रैखिक। इसकी संरचना क्या हो जाती है, रैखिक हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है। जल में डालने पर रंगीन हो जाए, तो जल में डालने पर वही रंगीन होता है जिसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। बउआ इसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, युग्मित है, युग्मित है। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन युग्मित है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। लेकिन जैसे ही तुम इसको जल में डालोगे, अभी तुमको ये युग्मित दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके लास्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जैसे ही जल में डालोगे ये Cu2+ बन जाता है। तो Cu2+ बन जाने से डी सेल में कितना हो जाता है, 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अयुग्मित। तो इसलिए ये तुम्हारा क्या करेगा, रंग प्रदर्शित करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो रंग दिखाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो रंग नहीं दिखाएगा। यही इसका कंसेप्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाँ, कह रहा प्रथम संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। प्रथम संक्रमण तत्व का कहने का मतलब डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। चलिए देख लेते हैं। सुंदर थी, वंदना कुमारी, माना मैंने, करोड़ों का, निकलेस मांगा, छुप गया, जानू उसका। यही तो तुम्हारा है। फिर एक एफ ही छूटा है, फिर करोड़ों का निकलेस मांगा, छुप गया जानू इसका। चलिए पहला स्कैंडियम, स्कैंडियम दिख गया। कह रहा है कि क्या प्रथम संक्रमण तत्व है। स्कैंडियम भी है, निकेल भी है, क्रोमियम भी है, कॉपर भी है। अरे प्रथम संक्रमण तत्व है तो सब कुछ तो है ही है इसके अंदर। इसके अंदर स्कैंडियम भी है, इसके अंदर क्रोमियम भी है, यहाँ पर स्कैंडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, इसके अंदर निकेल भी है ये है यहाँ पर, और इसके अंदर कॉपर भी है ये है यहाँ पर। तो इसके अंदर आंसर क्या ढूंढना है भाई। प्रथम संक्रमण तत्व है, सारे के सारे संक्रमण तत्व दे दिया है। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन गलत। 32 नंबर, सारे के सारे तो प्रथमे में आते हैं, पहले ही आवर्त में आते हैं। तो आंसर क्या मारेंगे इसके अंदर, सारा का सारा तो प्रथमे संक्रमण तत्व है, तो जो मार दोगे सब सही है। जो आप लोगों ने किया होगा सेंटअप एग्जाम के अंतर्गत, सारा का सारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ऐसे देखोगे तो बेटा कॉपर, ये पीतल तो तुम्हारा हो जाएगा। एलोय, एलोय कहने का मतलब, एलोय कहने का मतलब मिश्र धातु, ये तो काम ही नहीं करते हैं, फिर इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एयू, एजी, सीयू तो सबसे ज्यादा है एजी। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप पढ़ोगे तो सिल्वर से बेहतर कोई भी कंडक्टर नहीं होता, अच्छा सुचालक नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का। पीतल किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कॉपर और जिंक के मिश्रण को कहा जाता है पीतल। कॉपर और टीन को कहा जाता है, कॉपर और टीन को कहा जाता है पीतल। ब्रांस, ब्रॉन्ज, ब्रास है ना, तो ये ब्रॉन्ज हो जाता है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन। चलिए अगला चलते हैं। कह रहा है सभी लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड का काम क्या है बेटा, लिगेंड का काम है एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन त्याग करना। तो जो त्याग करता है उसे भस्म कहा जाता है, तो नाम हो जाएगा लेविस भस्म। तो जितने भी तुम्हारे लिगेंड हैं, सारे के सारे लिगेंड क्या हैं, लेविस भस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल के अंदर बहुआ मैग्नीशियम रहता है। एमजी धातु पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर, जो पेड़ के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसके अंदर मैग्नीशियम धातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, CuH2O4 2+ आयन की आकृति होती है, CuH2O4 2+ आयन की आकृति होती है। चलिए जरा बना के देख लिया जाए। तो अगर मैं बात करूं तो इसके एस में होगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 गो इलेक्ट्रॉन। और 2 गो निकल गया है, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है और एगो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है, एगो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है। ये 4s भी खाली है, ये 3d। और H2O जो होता है वो प्रबल होता है, तो प्रबल होता है तो ये तो तुम्हारा युग्मित कराएगा नहीं, क्योंकि एगो तो ये है, 4 को लेके जाना है तो sp3 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर p आएंगे तो sp3 बनाया, 4 को देना है तो sp3 का होता है चतुष्फलकीय। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। CuH2O4+ आयन की आकृति होती है चतुष्फलकीय। कहाँ चले गए जी। हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कह रहा है कि जटिल लवण के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है।
देखिए बउआ, जहां भी आयनों की संख्या पूछे वहां पे समझ जाइए, जो बाहर होते हैं उनको बोला जाता है प्राथमिक। प्राथमिक। और जो अंदर होता है उसको बोला जाता है द्वितीयक। तो अगर मैं प्राथमिक की बात करूं तो यहां से मिलेगा 2Cl-, और अंदर की बात करूं तो यहाँ पे है तुम्हारा NH3 5Cl, इस पर मिलेगा एगो प्लस। तो एगो आयन ये हुआ, दो गो आयन ये हुए, टोटल कई गो हो गया? 3 गो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई संकुल यौगिक टूटता है, जटिल यौगिक टूटता है, तो प्राथमिक आयन और द्वितीयक आयन में बैठता है। तो प्राथमिक आयन और द्वितीयक आयन की संख्या को ही हम देख लेंगे तो उसके आयनों की संख्या हमें मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अध्रुवीय, अध्रुवीय कहने का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं हो। तो ये CCl4 पर हमारा कोई भी आवेश नहीं होगा। CCl4 के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। CCl4 हमारा अध्रुवीय यौगिक होता है, अध्रुवीय यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कह रहा है क्लोरोफॉर्म जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रीन बनाता है। ये थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म का नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया पी ब्लॉक में देखनी थी, और नहीं तो हमें क्लास 11 में देखनी थी। CHCl3+HNO3। तो यहां से तुम्हारा क्या बन जाता है? यहां से बनता है CCl3 और NO2, H बाहर निकलकर H2O बाहर निकल जाता है। इसी को कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन। यही तुम्हारा फॉर्मूला जो होता है क्लोरोपिक्रीन का होता है। तो क्या बनता है? क्लोरोपिक्रीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसे फिर रुक कहीं जा रहा है? थोड़ा सा मिस फॉल्ट हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, फंस जा रहा है। चलिए हम लोग शायद 40 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। 40 नंबर क्वेश्चन तक बढ़े थे हम लोग। 37, 36, 37, 38, 39, 38, 39, 40। 40 क्वेश्चन हो चुका था हमारा। अब देखना है 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के पास। कह रहा है कि इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? इसका यूपीएससी नाम ढूंढना है। तो सबसे पहले बेटा कार्बन की लंबी चेन। आईपीएससी का तरीका होता है कार्बन की लंबी चेन, 1 2 3। 2 पर मिथाइल है, 2 पे ब्रोमाइल है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। देख लो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल कहाँ दिया है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, बस यही आंसर हो गया। और दूसरा कुछ देखना क्या है? कहीं पे 2 2 दिया ही नहीं है। तो 2 2 दिया है, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया इथाइल क्लोराइड KOH, क्लोरीन हटेगा OH जुड़ेगा। देखो जोड़ भी दिया गया है, क्लोरीन हटा के OH जोड़ भी दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका क्या नाम है? तो बउआ इसके अंदर से निकलता है OH-, तो OH- और इधर से निकलता है Cl-। तो Cl इधर गया, OH इधर आया, यही काम हुआ है। C2H5 तो सेम है, और इस OH का नाम दिया जाता है नाभिक रागी। तो ये Cl भी क्या है तुम्हारा? नाभिक रागी। ये दोनों नाभिक रागी है। तो नाभिक रागी हो क्या रहे हैं बउआ? एगो हट रहा है तो दूसरा जुड़ रहा है, मतलब विस्थापन हो रहा है। तो देख लेंगे नाभिक रागी विस्थापन कहाँ है? यहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग निश्चेतक, निश्चेतक मतलब बेहोश,
बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है हमारा राइट आंसर, क्लोरोफॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बउआ? प्राथमिक। अगर मैं बात करूं प्राथमिक की, तो वो केवल एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यहां से तुम जोड़ोगे ऐसे, एगो रहना चाहिए, केवल एगो बंद ऐसे दिखना चाहिए। अगर दू गो दिखा दिया तो द्वितीयक बन जाएगा, तीन गो दिखा दिया तृतीयक बन जाएगा। तो आपको हर हालत में CH2OH इस तरीके से एगो दिखना चाहिए। तो देख लो एगो कहां पर है, देखो यहां पर दू गो है मतलब द्वितीयक बनाएगा, तीन गो है मतलब तृतीयक बनाएगा, केवल एगो है मतलब प्राथमिक बनाएगा। यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। कार्बन से केवल एगो बंद दिखाई दे तो प्राथमिक, दू गो बंद दिखाई दे तो द्वितीयक हो जाएगा, और तीन गो बंद दिखाएगा तो तृतीयक बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है C2H5OH और CH3COC है क्या? समावयवी। समावयवी का मतलब होता है कि जिनका रासायनिक सूत्र एक परंतु संरचना अलग अलग। तो देख लो, दूगो कार्बन, दूगो कार्बन, 5 एक 6 गो हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। रासायनिक सूत्र समान ही है, तो है क्या? स्थान का अंतर है? नहीं। श्रृंखला का अंतर है? नहीं। क्रियाशीलक, क्रियात्मक समूह अलग है। यहां पर क्या है? यहां पर ईथर है, तो यहां पर अल्कोहल है। क्रियात्मक समूह अलग अलग है, तो क्रियाशील समावयवी कहलाएंगे ये दोनों। क्रियात्मक समूह अलग अलग है, तो इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? क्रियाशील। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल, मिथेनॉल को बनाया जाता है पाइरोलिग्नियस अम्ल से? नहीं, इससे नहीं बनाया जाता है, सीरा के किण्वन से। सीरा, सीरा मतलब अगर सीरा को हम यहाँ पे चीनी मान ले, सीरा का मतलब चीनी, तो हाँ इससे हम बना सकते हैं, सीरा के किण्वन से। क्योंकि जो किण्वन विधि होती है, उसी किण्वन विधि से क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। तो सीरा के किण्वन से तुम कह सकते हो, ये सबसे ज्यादा बनता है। तुम्हारा बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनेगा सीरा के किण्वन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईथर में उपस्थित, अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? कि ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक है, कौन सा होता है ईथर का? वो ईथर इस तरीके से दिखाई देता है, तो देख लो कहां पर है, ये ईथर है। अगर मैं सबका नाम लिख दूं तो यह तुम्हारा अल्कोहल है, यह तुम्हारा एल्डिहाइड है, और यह तुम्हारा कीटोन है। ये सारे तुम्हारे क्रियात्मक समूह थे, तो ये था ईथर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, तो सबसे पहले फिनॉल लेंगे, यह है तुम्हारा फिनॉल, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे जलीय ब्रोमीन के साथ, जलीय ब्रोमीन के साथ। तो होता क्या है, जो इसका उत्पाद बनता है बउआ, वो बनता है OH, Br यहां भी जुड़ेगा, Br यहां भी जुड़ेगा, और Br यहां भी जुड़ेगा, तीनों जगह Br जुड़ेगा। मतलब यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमो। देख लेते हैं कहां पे है, यहां पर है 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, यही आंसर हो जाएगा सी। ये फिनॉल का रासायनिक गुण में पढ़ोगे आप, जब फिनॉल पढ़ोगे तो फिनॉल के रासायनिक गुण में पढ़ोगे जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सूत्र होता है, तो चलिए दोनों का पहले बना लेते हैं। एल्डिहाइड में बना रहा हूं 2 कार्बन का, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। अगर मैं कीटोन बनाऊं तो CH3, 2 कार्बन का तो कीटोन बनेगा ही नहीं, तो हमको 3 कार्बन लेकर बनाना पड़ेगा, C2H5CHO और CH3CCH3, यह है तुम्हारा कीटोन। देख लेते हैं सूत्र, 1 2 3, 3 गो, 3 3 6 हाइड्रोजन, 6 गो, एगो ऑक्सीजन, एगो ऑक्सीजन। यहां भी देख लो 1 और 2 3, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो जरा फन बनाए फॉर्मूला, CN
और H क्या है इसका दुगना है और उसमें क्या लगा है ऑक्सीजन, तो CnH2n O यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है, यही राइट आंसर बन जाएगा। फॉर्मूला बना के कार्बन की संख्या करके उसका सूत्र बनाने नहीं है और फिर CnH2n देख लेना है कि कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है तो तुम्हारा वो काम कर जाएगा, CnH2n तुम्हारा एल्डिहाइड का सूत्र बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिकल घोल टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट को बनाया जाता है AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, इसी से बनाया जाएगा आपका अमोनिकल घोल टॉलेंस रिएजेंट। चलिए अगले क्वेश्चन का कह रहा है कि IUPAC नाम बतानी है। आपको पता है IUPAC नाम के लिए सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो यहां से दिख गया कार्बन की लंबी श्रृंखला। चलिए काउंट कर देते हैं 1 2 3 4, 3 पर आपको क्या दिख गया मिथाइल, एक प्रतिस्थापित दिख गया 3 पर मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एक पर क्या है ऑल है तो ब्यूटेनॉल। देख लेते हैं कहां पर 2 मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, यहां पे है राइट आंसर डी हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया फॉर्मल एल्डिहाइड का NOH के प्रेजेंस में ये एक एथेनॉल यानी एक एल्कोहल का बनना और एक कार्बोक्सिलिक का व्युत्पन्न बनना, कार्बोक्सिलिक बनना या व्युत्पन्न बनना कैनिंजारो अभिक्रिया है। जब कैनिंजारो को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक अल्कोहल बनता है दूसरा उसका व्युत्पन्न बनता है कार्बोक्सिलिक का, तो कैनिंजारो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर किया जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए आपको 2 तरह के रिएजेंट्स मिलेंगे, एक का नाम होता है टॉलेन और दूसरा नाम होता है फेहलिंग। ये 2 तरह के अभिकर्मक दिखाई देंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करेंगे। बेसिकली तो ये दोनों यहां से एल्डिहाइड से अभिक्रिया करते हैं, कीटोन से नहीं। तो देखो यहां पर फेहलिंग घोल दिया हुआ है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फेहलिंग, जो कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बतलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अम्ल विनेगर का मतलब होता है सिरका, विनेगर का मतलब क्या होता है बेटा सिरका, जो अचार में डाला जाता है सिरका वही है विनेगर। इसके अंदर एक ही चीज होती है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है विनेगर में सिरका में, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका कि बी बन जाएगा एसिटिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ले ये कहाँ चला गया भाई, गजबे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन तक बढ़ चुके थे। ईथर हो गया था, फिनॉल हो गया था, 50 हो गया है, ये 51 भी हो गया है, हाँ एल्डिहाइड कीटोन 54 भी हो गया है, 54 तक हो गया है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। तो देखो COOH को कार्बोक्सिलिक कहते हैं और इसके बाद जो है यह है तुम्हारा एस्टर COOR, यह है तुम्हारा अम्लीय क्लोराइड और यह है तुम्हारा एमाइड। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, चाहे एस्टर की बात की जाए, अम्लीय क्लोराइड की बात की जाए या फिर एमाइड की बात की जाए, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके व्युत्पन्न होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा COOH। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे निर्बल का मतलब होता है दुर्बल, कमजोर, दुर्बल अम्ल कौन है एसिटिक अम्ल, जिसको हम खा सकते हैं एसिटिक अम्ल। बाकी इसके अंदर कुछ फंक्शन है, कुछ आपके रेजोनेंस दिखाई देंगे, कुछ है इसके अंदर
जिसके वजह से ये सारे थोड़े से इससे ताकतवर हो जाते हैं, बट एसिटिक अम्ल है जो हमारा सबसे कमजोर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल की बात करना है तो यही देख लो, लैक्टिक अम्ल के अंदर बेटा 3 कार्बन होते हैं, डबल जोड़े रहते हैं, और दूसरे से आपको दिखाई देता है। अगर इसका नाम लिखोगे तो देख लो 3 कार्बन है, से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल को ही कहा जाता है लैक्टिक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल को ही कहा जाता है लैक्टिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो कह रहा है अणु सूत्र द्वारा किसको निरूपित किया जाता है? देखिए 3 गो कार्बन है, 9 गो हाइड्रोजन है, तो एन को बीच में रखो, CH3 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 मतलब 3 डिग्री बन रहा है। कौन सा अमीन है? 3 डिग्री अमीन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 डिग्री। चलिए अगले को देखते हैं। कह रहा है कि एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है। बउआ एमीन की जहां तक बात की जाए वहां तुम अमोनिया देख लेना, क्योंकि अमोनिया से ही अमीन बनता है जब एक हाइड्रोजन हटता है। तो अमोनिया का संकरण होता है sp3, तो एमीन का भी संकरण क्या होगा? sp3 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिल एमीन की अभिक्रिया से एथिलमीन की अभिक्रिया से नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। एथिलमीन है, अभिक्रिया करानी है नाइट्रस अम्ल से, क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे निर्मल भस्म है। तो जब निर्मल भस्म की बात करें तो याद रखिएगा कि इसके अंदर 3 डिग्री आता है गैसी, मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। ये सबसे निर्बलतम भस्म होगा। आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाएगा? जल अपघटन का मतलब होता है सुक्रोज का फॉर्मूला चीनी 12 22 O11 प्लस H2O, तो जल का जोड़ना ही जल अपघटन कहलाता है। अगर इसको आप समझोगे जरा तो मैंने क्या किया है, पहले फॉर्मूला लिखा है H12 C12H22O11 प्लस H2O, तो जल को मैं क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं, तो जल योजन इसका राइट आंसर हो जाता है। जल अपघटन का मतलब होता है जल योजन, जोड़ दिया जाता है उसको। कह रहा है एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील है, तो अमीनो अम्ल में आपको COOH भी दिखाएगा, NH2 भी दिखाएगा, दोनों रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ एमीन भी पाया जाता है आपके अमीनो अम्ल में। कह रहा है कि निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता? तो बबुआ प्रोटीन आपके शरीर द्वारा बनते हैं, एंजाइम आपके शरीर द्वारा बनते हैं, हार्मोन आपके शरीर द्वारा बनते हैं, लेकिन विटामिन नहीं बनता। इसे बाहर से ही लेना पड़ता है, खाद्य पदार्थ के द्वारा, अच्छे अच्छे फलों के द्वारा लेना पड़ता है विटामिन। कह रहा है कि संघनन बहुलक, संघनन कहने का मतलब 2 गो जुड़ के एगो नया बनाए अलग अलग। तो पॉलीथीन एक ही होता है, टेफ्लॉन एक ही होता है, पीवीसी में एक ही होता है, नायलॉन में अलग अलग होते हैं। तो नायलॉन हमारा क्या हो जाएगा? संघनन बहुलक हो जाएगा। 2 गो अलग अलग जब आपस में जुड़ के तीसरा बनाते हैं उसे संघनन बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबड़ है। तो संश्लेषित रबड़ में पहला बचा आता है आइसोप्रीन, पहला आता है आइसोप्रीन, लेकिन आइसोप्रीन तो है ये नहीं है, आइसोप्रीन तो है ये नहीं है। मेथिल रबड़ है, बुना एन है, बुना एस है, तो बउआ बुना एस जो है वो पहले बनाया गया था, उसके बाद बुना एन बनाया गया था, तो बुना एस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कह रहा है कि फेनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल किया जाता है। बउआ नायलॉन में तो होता नहीं, पॉलीस्टीरीन में आपने देखा ही है, पीवीसी में तो विनाइल क्लोराइड होता है, लेकिन वेकेलाइट ऐसा है जिसके अंदर फेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। पीवीसी में नहीं होता, पॉलीस्टाइरीन में नहीं होता और नायलॉन में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी दवा बुखार कम करती है? तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिजारक, एंटीपायरेटिक, तो यह तुम्हारा एंटीपायरेटिक ऐसी दवाई है जो बुखार को क्या करती है, कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसका उपयोग परिरक्षक का मतलब होता है अन्न को बचाने के लिए, खाद्य भंडार में अन्न को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले यौगिक को कहा जाता है परिरक्षक। तो कौन है जो परिरक्षक के रूप में सबसे बड़े पैमाने पर कार्य करता है? तो वो है सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट सबसे बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण में, बड़े बड़े गोडाउन के अंदर खाद्य को सुरक्षा प्रदान करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दे। ब्रॉड मतलब हर जगह ये इस्तेमाल होता है। पैरासीटामोल कुछ एरिया में इस्तेमाल होता है, एस्प्रिन भी कुछ एरिया में इस्तेमाल होता है, क्लोरामफेनिकोल भी कुछ एरिया में इस्तेमाल होता है, और ऐसे एंटीबायोटिक तो है भी नहीं ये लोग, ये तो एंटीबायोटिक है नहीं। पेनिसिलिन ही हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। पैरासीटामोल तुम्हारा एंटीपायोरेटिक था, एस्प्रिन भी तुम्हारा सर दर्द में काम कर देता है, क्लोरामफेनिकोल भी एंटीपायोरेटिक था, तो पेनिसिलिन ही है जो तुम्हारा एंटीबायोटिक है। तो यहां से ये 70 क्वेश्चंस रहे जो आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए थे, और इस क्वेश्चन से बेटा आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने तय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है, मैं ये उम्मीद करके कह सकता हूं कि इससे 5 से 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने तय है। तो इसे आप लोग बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तक के लिए हैव ए नाइस डे।